चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं सर? गुड मॉर्निंग। जाग जाएं। चलो जी बुक खोलें और सबके पास मौजूद है बुक? सर ठीक है। हाँ जी, कहाँ तक पहुंचे थे हम कौन थे भाई? चार्टर्ड। और हम क्या कर रहे थे? बिजनेस सिखा रहे थे। मसला क्या था? ओके, चाहता क्या था वो? हमने क्या मशवरा दिया उसने क्या कहा? कौन कौन से? पहला क्वेश्चन जो था कि बिजनेस क्या होता है। हाँ जी, क्या होता है बिजनेस? शाबाश। आगे उसके कौन कौन से क्वेश्चंस थे? गुड्स क्या होती है भाई? टेंजिबल थिंग्स होती हैं। और सर्विसेज क्या होती हैं? इंटेंजिबल थिंग्स होती हैं। प्रॉफिट क्या होता है? इनकम माइनस एक्सपेंसेस हमारा प्रॉफिट होता है। जब हम उसे ये समझा चुके थे तो फिर उसने क्या कहा? हाँ जी, नेक्स्ट क्या सिचुएशन बनी थी? ओके, बिजनेस की टाइप्स कितनी थी भाई? दो टाइप्स थी। कौन कौन सी? गुड बेस्ड और सर्विस बेस्ड। गुड्स बेस्ड बिजनेस की कितनी टाइप्स थी? दो टाइप्स। कौन कौन सी? मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कौन सा होता है? ओके, और ट्रेडिंग बिजनेस क्या होता है? शाबाश। जब हम ये कर चुके थे तो फिर क्या हुआ था? जब हम ये बता ना 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 वो क्या था हमारी स्टोरी में क्या हुआ था? ऐसे तो नहीं डायरेक्ट किया, हमने बुक को रट्टा थोड़ी लगानी है। स्टोरी क्या बनी थी हमारी? जब हम उसको ये समझा चुके थे तो वो भाई खड़ा हो गया और कहता है कि मैं जा रहा हूँ बिजनेस करने। हमने कहा कि नहीं अभी आप सीखे नहीं है सारा बिजनेस, अभी आपको बिजनेस के बहुत सारी चीजें हमने सिखानी है। तो फिर कौन सी चीज हमने उसे बताई? लोगों की अहमियत के बारे में। एग्जैक्टली। देखो, हमने उसे ये बताया था कि तुम बिजनेस करो, तो उसने कहा था कि यार मुझे तो कुछ नहीं आता। तो हमने कहा था कि कोई मसला नहीं है, आपके पास क्या होने चाहिए? पैसे होने चाहिए। आपका काम क्या है? पैसा लगाना। पैसे से हम क्या करेंगे? लोग लेके आएंगे और वो लोग क्या करेंगे? आपको बिजनेस करके देंगे। तो लिहाजा बिजनेस किन के साथ चलता है? लोगों के साथ चलता है। तो जब भी आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के साथ लोग मौजूद होते हैं। तो आपको फिर लोगों को साथ लेके चलना होता है, मैनेज करना होता है कि आप लोगों को इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हैं? नहीं। तो लिहाजा फिर हमने उसको क्या समझाया था? हमने उसे समझाया था बिजनेस के रिश्तेदारों के बारे में, जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्टेक होल्डर कहते हैं। स्टेक होल्डर की डेफिनेशन क्या थी? An organization or a person who has interest in business decisions and also has power to influence the decisions. Decisions लाज़मी है। तो लिहाजा उनको हम क्या कहते थे? स्टेक होल्डर कहते थे। स्टेक होल्डर। अच्छा, स्टेक होल्डर की कितनी टाइप्स थी? आगे दो टाइप्स थी या तीन थी? कितनी थी भाई? तीन टाइप्स थी। कौन कौन सी? इंटरनल स्टेक होल्डर, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। इंटरनल स्टेक होल्डर कौन लोग होते हैं? जो ऑर्गेनाइजेशन का बोले। इंटरनल स्टेक होल्डर कौन होते हैं? ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं बेटा, ये बात गलत है। ऑर्गेनाइजेशन के हिस्सा तो बाहर वाले लोग भी होते हैं। इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होते हैं लेकिन इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। और एक्सटर्नल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। इंटरनल स्टेक होल्डर की कुछ एग्जांपल्स: ऑनर, एम्प्लॉइज, डायरेक्टर्स, वर्कर्स, मैनेजर्स, ये सारे क्या हैं? इंटरनल
स्टेक होल्डर होते हैं, एक्सटर्नल गवर्नमेंट ठीक हो गया, शाबाश। ये हमारे एक्सटर्नल स्टेक होल्डर थे। आ जानी बुक से, आज हम पढ़ना शुरू करते हैं। की स्टेक होल्डर्स इन अ बिजनेस। अब हम इसे पढ़ते जाते हैं और साथ साथ अपनी वोकैबुलरी जो है उसको रिफाइन करते जाते हैं। हाँ बेटा, पढ़ना शुरू करें आप। की स्टेक होल्डर्स इन अ बिजनेस 1.4। बैठ के। Every business involves transaction with people. The people are affected by the business and therefore they have a stake in it. स्टेक का मतलब होता है इंटरेस्ट, किसी किस्म का भी फायदा या नुकसान बिजनेस। ठीक है जी, आगे चलें। They are referred to as stockholder or people who have रेफर टू एज अ स्टेक होल्डर, इट्स नॉट अ स्टॉक होल्डर। स्टॉक होल्डर डिफरेंट चीज होती है, स्टेक होल्डर ये ठीक है। stakeholder or people who have interest or stake in the business. ठीक है, शाबाश। आगे चलें। यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का? नहीं जी, आगे चलें। In business, a stakeholder is an individual group or community that have interest in an organization. ओके, स्टेक होल्डर में सिर्फ लोग नहीं आते, बल्कि ऑर्गेनाइजेशंस भी आती है, कंपनीज भी आती है, एंटिटीज भी आती हैं। ठीक हो गया? ओके। And the outcome of its operational common example of stakeholder include employer, consumer, shareholder. एम्प्लॉयज, कस्टमर्स, शेयर होल्डर। अच्छा, एम्प्लॉयज का आप सबको पता है कौन होते हैं? कस्टमर्स का? शेयर होल्डर्स का मतलब ऑनर होता है। अभी तक आप अपनी डेफिनेशन यही रखें, आगे चल के हम डिफरेंट, क्योंकि ऑनर्स के नाम डिफरेंट होते जाते हैं जैसे जैसे बिजनेस की टाइप चेंज होती है। ठीक है, लेकिन अभी आपने जहन में ये रखना है शेयर होल्डर का क्या मतलब होता है? ऑनर, जो बिजनेस के कंपनीज के जो ऑनर होते हैं। जी स्टेक होल्डर भी ऑनर नहीं होते वो। नहीं, स्टेक होल्डर के अंदर सिर्फ एक टाइप है शेयर होल्डर। शेयर होल्डर एक स्पेसिफिक टर्म है जो बिजनेसेस के ऑनर भी होते हैं और स्टेक होल्डर भी होते हैं, जबकि स्टेक होल्डर एक जनरली टर्म है, उसके अंदर ऑनर भी आते हैं, एम्प्लॉयज भी, कस्टमर भी, गवर्नमेंट भी। समझे? स्टेक होल्डर क्या है? एक बड़ी टर्म है, जनरल टर्म है, जिसके अंदर सारे इंटरेस्टेड लोग आते हैं। शेयर होल्डर एक स्पेसिफिक स्टेक होल्डर है जो ऑनर को भी कहते हैं। ठीक हो गया? हाँ जी, आगे बढ़ो। Community and government. शाबाश। Different stakeholders have different interest and company of ऑफन, ऑफन का मतलब टी साइलेंट है, ऑफन, ऑफन का मतलब अक्सर। face trade off in trying to please all of them. ट्रेड ऑफ का क्या मतलब है? मतलब कुछ लो और कुछ दो। कंपनी अक्सर कंप्रोमाइजेस करती रहती है ताकि सारे लोग, जितने भी स्टेक होल्डर है, वो खुश रहें। Therefore, business could set priorities while playing a balancing act in servicing all its stakeholders. हाँ जी, इसलिए बिजनेस की कोशिश होती है कि वो बैलेंसिंग अप्रोच लेके चले ताकि तमाम स्टेक होल्डर जो है वो खुश रहें। In a highly regulated business environment, the top priorities of the business could be operated within the all boundaries set by the government and ensuring that no law are being compromised. वो जी, वो कहते हैं कि बात क्या होता है, कंपनी जब भी काम कर रही थी, हाईली रेगुलेटेड का मतलब होता है बहुत ज्यादा लॉज एंड रेगुलेशन का अप्लाई हो। किसी भी शख्स के ऊपर, कंपनी के ऊपर जब बहुत ज्यादा लॉज एंड रेगुलेशन अप्लाई हो रहे थे तो उसे हम क्या कहते हैं? हाईली रेगुलेटेड। तो हाईली रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में कंपनीज काम करती हैं, तो लिहाजा उनकी कोशिश होती है कि वो जो काम कर रही हो वो गवर्नमेंट की बाउंड्रीज के अंदर रह के करें। ठीक है, ताकि किसी किस्म की लॉ की वायलेशन ना हो, कल को उनको कोई फाइन ना पड़ जाए, उनका बिजनेस ना बंद हो जाए। आगे बढ़े। Another example could be of a services related business where customers are an important stakeholder and the business could including satisfaction to its consumer in its mutual state. Another example would be of a service related business। बिजनेस की टाइप्स हमने देखी थी, कितने टाइप्स की थे? दो टाइप्स के बिजनेसेस। कौन कौन सी? गुड्स और सर्विस। होगा सर्विस रिलेटेड बिजनेस वेयर कस्टमर आर एन इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर। कस्टमर हर जगह वैसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर होते हैं। एंड द बिजनेस वुड इंक्लूड सेटिस्फैक्शन ऑफ इट्स कस्टमर इन इट्स वाइटल स्ट्रेटजी। वाइटल का मतलब होता है क्रिटिकल, स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म प्लान। स्ट्रेटजी किसे कहते हैं? लॉन्ग टर्म प्लान। जो कस्टमर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर होते हैं, क्योंकि कस्टमर नहीं तो बिजनेस चल नहीं सकता। तो लिहाजा जो कंपनीज होती है वो अपने
लॉन्ग टर्म प्लान के अंदर कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लिए सारा कुछ कर रही होती है कि कस्टमर हमेशा क्या रहे, सेटिस्फाइड रहे। आगे चले बच्चा। A stakeholder is an organization is a person who have interest in what the organization does and who might therefore try to influence the decision and action of the organization. ये स्टेक होल्डर की प्रॉपर डेफिनेशन है। इससे एक स्टेक होल्डर कौन हो सकता है? वो कहते हैं वो बंदा भी हो सकता है, इंडिविजुअल, वो कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, वो कंपनी भी हो सकती है, वो कोई भी हो सकता है जिसका बिजनेस के अंदर क्या हो, इंटरेस्ट हो और जो इस वजह से फिर क्या करे, इन्फ्लुएंस भी कर सके बिजनेस के डिसीजंस या एक्शंस को चेंज करने के लिए। समझ आ गई बात? तो ये हमारे स्टेक होल्डर की डेफिनेशन है। आगे चले जी। Stakeholder are individually and other organizations, but they may often have common interest. It is therefore possible to categorize some stakeholder into group of people with a similar. वो कहते हैं कि नॉर्मली जो स्टेक होल्डर होते हैं वो एक बहुत बड़ी तादाद में होते हैं बिजनेस के, लेकिन उनके क्योंकि इंटरेस्ट सेम होते हैं या उनके कुछ फीचर्स की बेस पे हम क्या करते हैं, उनकी कैटेगरीज बना लेते हैं। तो कितनी कैटेगरीज थी स्टेक होल्डर की? शाबाश, यहाँ पे 2 दी हुई, अभी तीसरी जाके हम एंड पे देखेंगे। समझा गए? हाँ जी पढ़ें। People or group within the organization. हाँ जी People or group other entities that are external to the organization. ओके जी। पहली जो डेफिनेशन है वो इंटरनल स्टेक होल्डर्स की और दूसरी एक्सटर्नल स्टेक होल्डर की। आगे चलें जी। A power interest matrix can be used to categorize stakeholders based on their power. चलिए ये पैराग्राफ जो इसको भी आप छोड़ दें, इसको मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद आपको समझ आएगा। बस ये ध्यान में रखने की जो पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स होता है इसको हमने बनाना है। मैं आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्यों बनाते हैं और किस वजह से बनाते हैं। ठीक हो गया? आगे चलेंगे। इंटरनल स्टेक होल्डर। हाँ भाई आप पढ़ना शुरू करें बेटा, बच्चे आप पढ़ना शुरू करें। Internal stakeholder. Internal stakeholder. Within a business organization, internal stakeholder can be categorized into groups as follows. ठीक है, वो जो हमने कुछ कल एग्जांपल्स देखे थे उन्होंने ग्रुप्स के अंदर इंटरनल को कैटेगराइज कर दिया। जी बोल पढ़े कौन? फर्स्ट नंबर शेयर होल्डर्स, ओनर्स। हाँ जी। सेकंड नंबर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड सीनियर मैनेजर्स। थर्ड नंबर अदर मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयर्स। ये 3 तरह की कैटेगरीज हैं जो इंटरनल तो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं लोग, और क्या होते हैं ये स्टेक होल्डर होते हैं। आज आगे पढ़ें। अब हम देखते हैं इन तमाम स्टेक होल्डर्स के बिजनेस के अंदर क्या क्या इंटरेस्ट होते हैं, मतलब इनका क्या लेना देना होता है बिजनेस के साथ, ये बिजनेस के अंदर इनके कौन कौन से मामला जो हैं चल रहे होते हैं जिनसे ये डायरेक्टली अफेक्ट हो रहे होते हैं। हाँ जी, तो पहला स्टेक होल्डर कौन है हमारा? इंटरनल ऑनर्स। पढ़े जी, शाबाश, ऑनर्स पढ़े। Honors. Every business begins as a result of idea about a product or services by one or more एंटरप्रेन्योर्स। as एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं रिस्क टेकर को, वो बंदा जो बिजनेस स्टार्ट करता है, जो इन्वेस्टर होता है उसको क्या कहते हैं हम? एंटरप्रेन्योर कहते हैं। मीनिंग लिखा हुआ है आपने? हाँ बिल्कुल, ऑनर भी वही होता है, इन्वेस्टर भी वही होता है। एक्चुअली जो इसका डिक्शनरी मीनिंग है वो है रिस्क टेकर। ठीक है, वैसे किस बंदे को कहते हैं? जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा होता है, जो इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है, जो पैसे लगाता है। As explained earlier, entrepreneurship is the act of creating, organizing and managing a business. हाँ जी, ऑनरशिप की डेफिनेशन है इसी की। एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन क्या है कि ये एक काम है। क्या काम है? ये एक बिजनेस को क्रिएट करना, मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना, उसे चलाना, ये सारा क्या कहलाता है? एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। Yes, sir. Today, a lot of businesses are a result of individuals who take the risk of initiatives are a result of initiative by individuals. Initiative का मतलब क्या होता है? स्टार्ट लेना, beginning, start. by individual who take the risk of becoming entrepreneur. वो कहते हैं जो आजकल बहुत सारे बिजनेसेस हैं, बेसिकली ये किसी जमाने में किसी एक बंदे ने रिस्क लेके इनिशिएट लिया था और आज बड़े बड़े बिजनेस बन गए। Entrepreneur are critical to the development of new business because they create new product desired by customers. एंटरप्रेन्योर आर क्रिटिकल टू डेवलपमेंट ऑफ न्यू बिजनेस। वो कहते हैं कि भाई रिस्क टेकर बंदा जो होते हैं, ऑनर जो होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो बेसिकली रिस्क ले रहे होते हैं। ये क्रिटिकल मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बिजनेस के लिए। क्यों? क्योंकि ये लोग प्रोडक्ट, नई प्रोडक्ट्स बनाते हैं कस्टमर के डिजायर के मुताबिक।
ठीक हो गया। ये नई चीजें निकालते हैं, नई प्रोडक्ट। देखो ना, कोई भी शख्स जब कोई प्रोडक्ट बनाता है तो एक्चुअली जब वो प्रोडक्ट बना रहा होता है, क्या उसे पता होता है ये प्रोडक्ट चलेगी? नहीं, वो लॉस भी हो सकता है। बेसिकली वो रिस्क ले रहा होता है। तो एंटरप्रेन्योर होते हैं, वो रिस्क लेके नई नई प्रोडक्ट्स बनाते हैं कस्टमर के लिए। ये बड़े क्रिटिकल लोग होते हैं बिजनेस के। आगे चलिए। Yes, sir. People will be willing to create a business only if they expect to be rewarded for their effort. The reward of owning a business come in various forms. वो कहते हैं कि people will be willing to create a business only if they expect to be rewarded for their effort. वो कहते हैं कि लोग नॉर्मली बिजनेस तब स्टार्ट करते हैं जब उनको ये एक्सपेक्टेशन होती है कि यार कोई बेनिफिट होगा, कोई प्रॉफिट आएगा, कोई रिवॉर्ड आएगा। अगर नहीं आएगा तो लोग बिजनेस स्टार्ट नहीं करेंगे। द रिवॉर्ड ऑफ ओइंग अ बिजनेस कम इन वेरियस फॉर्म। अब जो लोग बिजनेसमैन होते हैं ना, उनको सिर्फ एक गर्ज नहीं होती कि उन्हें पैसा मिले, प्रॉफिट मिले। डिफरेंट लोगों का डिफरेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं। कुछ लोग सिर्फ इसलिए बिजनेस स्टार्ट कर सकते देते हैं कि जनाब जी हमने किसी की जॉब नहीं करनी, हमने अपना काम करना है, तो उनको पैसे शैसे से लेना नहीं होता, बस ये है कि जरूरत पूरी हो रही होनी चाहिए। एक्चुअली उनका बिजनेस चल रहा होता है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो बेसिकली क्या कहते हैं, रिस्क लेना चाह रहे होते हैं, बिजनेस में आना चाह रहे होते हैं, वहां से प्रॉफिट अर्न करना चाह रहे होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके लिए ये सेटिस्फेक्शन ही बहुत होती है कि जनाब जी हमारा बिजनेस है, हम बिजनेसमैन हैं। तो कई तरह से लोगों को रिवार्ड बिजनेस दे सकता है, सिर्फ कैश के फॉर्म में नहीं हो सकता। मतलब जो लोग, जो ऑनर होते हैं, वो बिजनेस से सिर्फ प्रॉफिट ही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। डिफरेंट लोगों की डिफरेंट ख्वाहिशात होती है। Some people are motivated by the chance of earn a large income. Others desire to be their own boss rather than work for someone else. Many people enjoy the challenges or the prestige associated with owning a business. ओके जी, यहाँ पे रुके। वो बता रहे हैं कि क्या क्या लोगों के इंटरेस्ट होते हैं। वो कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए बैठे होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि हमने किसी की जॉब नहीं करनी, हम अपने बॉस बनेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बिजनेस के साथ ऑनर, बिजनेसमैन कहलाने में मजा आता है। प्रेस्टीज है, प्रेस्टीज का मतलब रिस्पेक्ट, इज्जत जुड़ी होती है। और इसी तरह कुछ लोग जो होते हैं उनको चैलेंजेस लेना पसंद होते हैं, वो खुद रिस्क लेना चाह रहे होते हैं। तो लिहाजा डिफरेंट लोगों को डिफरेंट रिवार्ड मिलते हैं। हाँ जी। Most businesses owners would agree that all of these characteristics motivated them to start their own business. और ज्यादातर बिजनेसमैन जो होते हैं वो ये सारे रिवार्ड ही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। Yes, sir. Many firms have grown by issuing share or stake to. Many firms कहते हैं बिजनेसेस को ही। आगे चल के मजीद आपका एक्सप्लोर हो जाएगा। अभी ये फर्म्स बिजनेसेस को ही कहते हैं। Firms have grown by issuing shares or stakes to stock। ये स्टॉक है। Stocks to other investors that is they essentially sell a portion of their ownership to their investors. To these investors. Okay. वो कहते हैं कि आजकल जो बिजनेसेस होते हैं वो अपने पास सिर्फ एक ऑनर नहीं रखते। बिजनेसेस क्या करते हैं, मल्टीपल ऑनर्स अपने पास रखते हैं। किस तरीके से? बिजनेसेस अपने शेयर्स मार्केट में बेचते हैं, लोग आते हैं उन्हें खरीदते हैं और उनके ऑनर बन जाते हैं। स्टॉक शेयर्स को कहते हैं, ठीक हो गया। स्टॉक शेयर्स, जो कंपनीज के शेयर्स ट्रेड हो रहे होते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, ये सारे। तो जो फर्म्स होती है, ये कंपनीज होती हैं, वो बाज़ औक़ात अपने शेयर्स लोगों को सेल करती है, जिससे वो लोग खरीद के इन्वेस्टर और उस बिजनेस या फर्म के ऑनर बन जाते हैं। The stock received by investor is a certificate representing ownership of the specific business. अब जब बिजनेसेस अपने शेयर सेल करते हैं, लोगों को, लोग खरीदते हैं और ऑनर बनते हैं, तो बेसिकली उनको क्या मिलता है जब वो खरीद रहे होते हैं? एक शेयर खरीदने जाते हैं आप स्टॉक मार्केट में। अब शेयर कोई टेंजिबल चीज तो नहीं, कोई हार्ड चीज तो नहीं है। कंपनी के अंदर शेयर आप पैसे के बदले में आपको क्या शेयर पकड़ा है? शेयर कोई चीज है नहीं। तो फिर वो क्या देते हैं? वो आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है कि जनाब ये शेयर आपकी मलकियत है। वो सर्टिफिकेट जो है वो इस चीज का प्रूफ होता है कि आप इस बिजनेस के ऑनर हैं। शाबाश। Yes, sir. The investor who purchase stock are called stockholder. स्टॉक होल्डर, शेयर होल्डर, ऑनर, इन्वेस्टर, ये सारे एक ही बंदे के नाम, ठीक है। स्टॉक होल्डर भी उन्हें कहते हैं, शेयर होल्डर भी उन्हें कहते हैं, ऑनर भी उन्हें कहते हैं, इन्वेस्टर भी उन्हें कहते हैं। समझिए? Of those funds, the funds पैसे। Yes, sir. The funds received by a firm that issue stock can be used to expand
एक्सपैंड मतलब बढ़ाना, फैलाना। the business. ओके, जब इन्वेस्टर शेयर खरीदता है तो बदले में क्या देता है? पैसे देता है कंपनी को। जब कंपनी को पैसा मिलता है तो कंपनी उस पैसे का क्या करती है? उसको अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए यूज करती है। हाँ जी, Large firms such as Unilever. जी जी, ये एग्जांपल्स हैं कुछ। Yes sir. Lucky groups of companies. यूनिलीवर जो कंपनी है, जो हम आप ये चीजें हैं दूध वगैरह ये सारी, तो यूनिलीवर की प्रोडक्ट होती है ना। Yes sir. यूनिलीवर, इस तरह लकी सीमेंट, हमारी जो लकी ग्रुप ऑफ कंपनीज है, लकी सीमेंट, जनरल टायर्स, ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं Yes sir. जिनके बहुत सारे ओनर होते हैं, Yes sir. मिलियंस ऑफ शेयर होल्डर, मतलब इनके ओनर एक नहीं होते, इनके मिलियंस ऑफ शेयर होल्डर होते हैं। हाँ जी, Yes sir. Now there is million of stockholder, but when they were created, they were small businesses. ओके जी, वो कह रहा है कि देखिए आज के टाइम में आप देखते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो मौजूद हैं, जिनके अंदर यूनिलीवर है, लकी सीमेंट है और इसी तरह और बहुत सारी कंपनीज हैं। कहते हैं कि आज भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनके मिलियंस में ऑनर है, लेकिन जब ये कंपनी स्टार्टिंग में बनी थी तो छोटी छोटी कंपनीज थी, एक दो लोगों ने मिलकर बनाई होंगी, तीन लोगों ने मिलकर बनाई चलती। Yes. ओके जी, तो ऑनर्स समझ आ गया आपको? Yes, sir. किसी बिजनेस के अंदर ऑनर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? अभी मजीद ये चल रहा है, ये रुका नहीं है, आगे भी है। अभी स्टेक होल्डर वर्सेस शेयर होल्डर, मैंने आपको पहले तो बता दिया स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर का फर्क क्या होता है। स्टेक होल्डर क्या है? एक जनरल टर्म है, बड़ी टर्म है, उसके अंदर बहुत सारे स्टेक होल्डर आते हैं, जबकि शेयर होल्डर एक स्पेसिफिक टर्म है जिसको ऑनर को कहा जाता है। ठीक है, मजीद नीचे चले पढ़े आप बेटा, आप थोड़ा सांस लें, बड़ा मुश्किल है। ठीक है, ये प्रैक्टिस मैंने आपको पहले बताया था, लैंग्वेज बैरियर जो है वो आता है, कोई मसला नहीं, परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। हम सबके साथ यही हाल था जब शुरू में आए थे, किसी को सही नहीं आता, हम डाल को डूब पढ़ते थे, इस तरह की चीज़ें थी। खैर कोई, जो आज हम अंग्रेज लगते हैं, हम पैदाइशी अंग्रेज नहीं थे, तो वक्त के साथ साथ ट्रांजिशन होती है, चैलेंज होते हैं, आपने एक्सेप्ट करना है, बस इसी तरह एफर्ट करनी है, पढ़ते जाना। ठीक हो गया? बस आपने कोशिश क्या करना, जिस तरह अभी पढ़ा ना आपने, आप जब ये हमारा लेक्चर खत्म हो गया एक बार फिर बैठ के इसी पैराग्राफ को पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा आसानी से पढ़ लेंगे, आपको समझ भी आएगा। पढ़े और ऊंचा ऊंचा पढ़ा करिए, आप खुद पढ़ रहे हो ना, ऊंचा ऊंचा पढ़ा करिए, इससे आपका एक्सेंट भी बेहतर होगा, इसमें वोकैबुलरी भी बेहतर होगी, अल्फाज भी बेहतर होंगे और आपकी प्रैक्टिस होगी। हाँ जी बेटा। This is an important distinction to make a stockholder. Stakeholder is any who has any type of stake interest. This is an important distinction to make. क्या डिस्टिंक्शन का मतलब होता है फर्क करना। ये जरूरी है कि आप स्टॉक होल्डर और शेयर होल्डर के अंदर, स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर के अंदर फर्क को समझें। क्या फर्क होता है? पहले तो स्टेक होल्डर वो बता रहा है, बता पढ़े जी क्या कहता है? स्टेक होल्डर कौन होता है? Stakeholder is anyone who has any type of stake in a business, while a shareholder is someone who owns shares in a business and thereby has an equity interest. ओके, इसी लाइन में उसने बता दिया स्टेक होल्डर कौन होते हैं। कोई भी बंदा जिसका बिजनेस में इंटरेस्ट होगा उसे हम क्या कहेंगे? Stake holder. मतलब वो जो डेफिनेशन पूरी हो रही है हमारे दो पॉइंट्स की। लेकिन शेयर होल्डर कौन है? स्पेसिफिक वो बंदे जो शेयर खरीदेंगे, जो ऑनर होंगे बिजनेस के, उनको कहते हैं। इक्विटी इंटरेस्ट क्या होता है? इसको छोड़ दें, इसको सिंपल ऑनरशिप इंटरेस्ट कह सकते हैं। ठीक हो गया? ये आगे जाके आपको समझ आएगा चैप्टर 4 में, इक्विटी वगैरह के जब ये अल्फाज टेक्निकल वर्ड है ये आपको समझ आएंगे। अभी आपने इसका मतलब क्या लेना है? ऑनरशिप इंटरेस्ट है, मालिकाना हक होगा उसके पास। आगे चलें। In large companies, the main shareholders are not usually involved in the day-to-day management. हाँ जी, यहीं पे रुक जाएं। क्या बिजनेस ऑनर चला रहे होते हैं? नहीं, कौन चलाते हैं? लोग, जिनको हम क्या कहते हैं? एम्प्लॉय या मैनेजमेंट। मैनेजमेंट। ऑनर, बिजनेस बनाता कौन है? ऑनर बनाता है, पैसा ऑनर लगाता है, जबकि चलाते कौन है? मैनेजमेंट। अब ये देखो ना, छोटे छोटे बिजनेसेस यहाँ पे जो नीचे चल रहे हैं, ये तो बना भी ऑनर रहे होते हैं, चला भी ऑनर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वहां पे ऑनर बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट का पार्ट नहीं होती है, मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं होते। वहां पे कौन चला रहे होते हैं? लोग चला रहे होते हैं, मैनेजमेंट चला रही होती है। यहाँ पे भी वही चीज बता रहा है। इन लार्ज कंपनीज, Shareholders in a large company are usually invested seeking to earn a return on the investment in the form of dividends and a higher share price. ओके जी, वो कहते हैं शेयर होल्डर नॉर्मली जो बड़ी कंपनीज के अंदर होता है वो मैनेजमेंट वगैरह में इन्वॉल्व नहीं होते। उनका पता है नॉर्मली क्या इंटरेस्ट होता है, पैसा दे दिए, बदले में हमें प्रॉफिट मिल जाए या हमारे शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाए,
डिविडेंड कहते हैं वो प्रॉफिट जो कंपनीज अपने ऑनर्स को दे देती है। देखो पूरा साल बिजनेस चलता है, मैनेजमेंट चलाती है, साल के आखिर में जो प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट फिर मैनेजमेंट किसको दे देती है? ऑनर्स को दे देती है। वो सारा भी दे सकती है, वो थोड़ा भी दे सकती है, तो उसमें से जो हिस्सा निकाल के वो ऑनर्स को देती है प्रॉफिट का, उसे क्या कहते हैं हम? डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड कहते हैं। तो नॉर्मली वो कहते हैं जो इन्वेस्टर होते हैं बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते, बल्कि उनका इंटरेस्ट क्या होता है, यार हमने पैसे इन्वेस्ट कर दिए, हमें प्रॉफिट मिलता रहे, हमें डिविडेंड मिलता रहे और हमारे शेयर की प्राइसेस भी बढ़ती रहे, ताकि कल को हम मार्केट में शेयर बेच के भी प्रॉफिट अर्न करें। ठीक हो गया, ये नॉर्मली उनका इंटरेस्ट होता है। आगे चलिए। Shareholders in a large company are usually investors seeking to earn a return on their investment in the form of dividends and a higher share price. शाबाश, आगे बढ़ेंगे। Shareholders leave the management of the company to the board of directors and executive management team. हाँ जी, शेयर होल्डर क्या करते हैं? बिजनेस की मैनेजमेंट वगैरह किनको दे देते हैं? डायरेक्टर्स को, मैनेजमेंट को, लोगों को, खुद उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होते। आगे चलें। डायरेक्टर कौन? बेटा जो मैनेजमेंट होती है ना कंपनी के अंदर, वो डिफरेंट लेवल की होती है। टॉप होती है, मिडिल होती है, फिर बॉटम होती है। जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं उनको डायरेक्टर्स कहते हैं। ठीक हो गया? एग्जीक्यूटिव उनसे नीचे वाले मैनेजर्स, डायरेक्टर से नीचे एग्जीक्यूटिव मैनेजर होते हैं, फिर मैनेजर्स, फिर जूनियर मैनेजर्स और इस तरह। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वो एक थोड़ा सा टेक्निकल है, वो बाद में देखेंगे कि डायरेक्टर्स की फिर दो टाइप्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। वो हम समझेंगे कि दोनों में फर्क क्या होता है। अभी आप पढ़ते हैं इसे। However, they might become more closely involved in the company and try to influence the decision of the directors when they feel that their interests are threatened. हाँ जी, नॉर्मली जो शेयर होल्डर होते हैं वो बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं क्या? नहीं। कौन बिजनेस चला रहा होता है? डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट, ये लोग मैनेजमेंट चला रही होती है। लेकिन जब उनको लगता है कि उनका इंटरेस्ट है पैसा, प्रॉफिट, शेयर की प्राइस बढ़ना, उसको कोई मसला आ रहा है, मतलब उनको थ्रेट है, कंपनी के प्रॉफिट गिर रहे हैं, फिर वो बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। For example, shareholders might express their concern about any of the following. कंसर्न का मतलब होता है टेंशन, Falling profit and a falling. ये अब शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट है बिजनेस के अंदर। बिजनेस के अंदर शेयर होल्डर के इंटरेस्ट क्या क्या होते हैं, किस वक्त वो जो है वो बिजनेस के मामला के अंदर इंगेज हो जाते हैं? कब? फॉलिंग प्रॉफिट एंड फॉलिंग शेयर प्राइस, मतलब प्रॉफिट कम हो रहा है, लॉसेस हो रहे हैं, या शेयर की कीमत गिर रही है, कंपनी की गुडविल गिर रही है। नंबर 2, lower dividend payments. लोअर डिविडेंड पेमेंट्स। देखें जो प्रॉफिट होता है वो किसके पास होता है? मैनेजमेंट के पास या ओनर्स के पास? मैनेजमेंट के पास होता है, उन्होंने अर्न किया, और उसमें से क्या वो सारा प्रॉफिट ओनर को दे देते हैं? नहीं, उनका जितना मर्जी होता है वो दे सकते हैं। क्या ओनर जबरदस्ती ले सकते हैं सारा प्रॉफिट? नहीं ले सकते मैनेजमेंट से सारा प्रॉफिट ओनर अपनी मर्जी से, क्योंकि ओनर का बस तो चले, वो तो सारा प्रॉफिट लेके अपना बिजनेस में से चले जाए। लेकिन बिजनेस को कितने फंड्स चाहिए अगले साल के लिए, ये किसे पता होगा? ओनर को या मैनेजर को? मैनेजर्स को। तो लिहाजा वो डिसाइड करेंगे कितने पैसे हमने अपने पास रखने और कितने हमने ओनर्स को वापस करने हैं। तो लिहाजा अगर मैनेजमेंट जो है वो डिविडेंड कम दे रही है, नहीं ज्यादा दे रही थी, तो फिर भी शेयर होल्डर्स को मसले शुरू हो जाएंगे। आगे चले। A proposal to invest in a major project where the business risk is high. हाई, अगर मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया है कि वो कहीं ऐसी जगह पर पैसा इन्वेस्ट करने जा रही है जिसके अंदर रिस्क बहुत ज्यादा है, पैसा जो इन्वेस्ट कर रही थी मैनेजमेंट, क्या वो मैनेजमेंट का होता है? नहीं, किसका होता है? ओनर्स का होता है। और इन्वेस्ट किसने करना है? मैनेजमेंट ने इन्वेस्ट करना होता है। तो जब ओनर्स को पता चलता है कि मैनेजमेंट किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करने जा रही है जहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्क है, हो सकता है वहां पे नुकसान है, तो फिर भी वो दोबारा बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। आगे चले। A proposed takeover bid for another company or from another company. हाँ, प्रपोज का मतलब होता है फ्यूचरिस्टिक। प्रपोज टेक ओवर बिड, टेक ओवर का मतलब खरीदना, बाय करना, बिड का मतलब बोली, कि हो सकता है कि आपकी कंपनी मैनेजमेंट जो है वो किसी दूसरी कंपनी को खरीदने जा रही है, मतलब आपकी कंपनी की जो मैनेजमेंट है उसने फैसला किया है कि वो किसी दूसरी कंपनी को खरीदना चाह रहे हैं, तो भी आप ओनर बीच में इन्वॉल्व हो जाएंगे। या इसी तरह कोई और कंपनी आ गई जो आपकी कंपनी को खरीदना चाह रही है, तो भी ओनर इन्वॉल्व हो जाएंगे। समझ आ गई? बिड का मतलब बोली लगाना, ऑप्शन।
किसी ने बोली लगाई है, कोई आपको ऑफर करा लगा के, तो लिहाजा ये वाले जब मामला होते हैं तो फिर शेयर होल्डर का स्टेक या इंटरेस्ट बढ़ जाता है बिजनेस के अंदर। इन हालात के अंदर नॉर्मली वो बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते। नॉर्मली मैनेजमेंट खुला खेल रही होती है, और उनको टेंशन नहीं होती, मैनेजमेंट को भी नहीं होती कि वो हमारे फैसलों को अगेंस्ट हो जाएंगे। लेकिन इन सिचुएशंस के अंदर जब इस तरह की सिचुएशन हो रही हो तो फिर मैनेजमेंट को होशियार हो जाना चाहिए कि अब वो ऑनर बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे, फिर उन्हें प्रॉपर मैनेज करना चाहिए, नहीं तो फिर बिजनेस नहीं चलेगी। शाबाश, आगे बढ़े। When shareholders feel that their interests are threatened, they might try to become more actively involved in the company. जब शेयर होल्डर को पता चलता है कि उनके जो इंटरेस्ट है, कौन कौन सा इंटरेस्ट, प्रॉफिट, शेयर प्राइस का बढ़ना, गुडविल, प्रेस्टीज, इस तरह के जो इंटरेस्ट है, अगर उनको कहीं से खतरा है, थ्रेटेड का मतलब क्या होता है, खतरा, अगर उनको कहीं से फील होता है कि इनको खतरा हो रहा है उनके इंटरेस्ट को, तो फिर वो क्या करेंगे, वो कोशिश करेंगे कि बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हो जाए। Major shareholders can discuss their concern with the company chairmen and other senior directors. हाँ जी, फिर क्या करते हैं शेयर होल्डर, जो कंपनी के सीनियर लोग होते हैं, चेयरमैन है, इस तरह मैनेजमेंट के जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं, उनके साथ फिर अपने कंसर्न डिस्कस करते हैं। The company might have majority shareholder who owns enough shares in the company that the shareholder is able to control the composition of the board and the decision that the company directors make. हाँ जी, अच्छा, बिजनेस बनाता कौन है? ओनर। चलाता कौन है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को कौन लाता है? ओनर ही लाता है, ऐसी बात है। अच्छा, छोटे बिजनेस में तो एक ही ओनर होता है, बड़े बिजनेस में ओनर कितने होते हैं? बहुत ज्यादा होते हैं। तो कौन सा ओनर मैनेजमेंट है? मशवरा। फिर वोट होते हैं, जिसके हक में मेजॉरिटी वोट आते हैं, वो फिर वो बंदा जो है हायर हो जाता है, या वो मैनेजमेंट का पार्ट बन जाता है। तो फिर होता क्या है, जब शेयर होल्डर के तो जो मैनेजमेंट होती है नॉर्मली, अब शेयर होल्डर दो तरह के होते हैं, जो ऑनर होता है बिजनेस के दो, कुछ होते हैं बड़े, कुछ होते हैं छोटे छोटे शेयर होल्डर। तो जो मैनेजमेंट आ रही होगी, फिर वो नॉर्मली कौन लोग रख रहे होंगे, छोटे शेयर होल्डर ही बड़े शेयर होल्डर रख रहे होंगे, क्योंकि उनके पास ज्यादा राइट्स हैं, ज्यादा वोट्स हैं। तो जो डायरेक्टर वगैरह नॉर्मली होंगे, ज्यादा किन्होंने रखे होंगे, बड़े लोगों ने। तो मतलब जो डायरेक्टर्स होंगे उनका मेजर कंट्रोल किनके पास होगा, बड़े शेयर होल्डर के पास होगा। तो लिहाजा वो अपने फैसले जो हैं, जो उनके फायदे में होंगे, वो ज्यादा करवाएंगे। ऐसी बात है। छोटे शेयर होल्डर को कोई पूछेगा क्या? नहीं पूछेगा, क्योंकि डायरेक्टर्स बैठे ही किनके, बड़े शेयर होल्डर के। तो यहाँ पर वो यही बात कर रहा है कि a company might have a majority shareholder, कंपनी के बड़े बड़े शेयर होल्डर हो सकते हैं, who owns enough share, जिनके पास इतना बड़ा ओनरशिप का हिस्सा होता है बिजनेस का, कि वो इस पोजीशन में आ जाते हैं कि वो ज्यादातर डायरेक्टर्स अपनी मर्जी के रख सके और उनको कंट्रोल कर सके। मतलब कि वो एबल टू कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड एंड डिसीजन दैट कंपनी डायरेक्टर मेक। समझा गई? कंपनी चलाने के फैसले कौन करते हैं, ओनर या डायरेक्टर्स? डायरेक्टर। कंपनी मैनेजमेंट चलाती है। तो जो डायरेक्टर फैसले कर रहे होंगे, तो उनको वो किसके मुताबिक, मर्जी के मुताबिक करेंगे, अपनी, या जो उनके बॉस होंगे जिन्होंने रखा होगा, बॉस होंगे उनकी मर्जी के मुताबिक। और फिर ज्यादा डायरेक्टर किन्होंने रखे होंगे, बड़े शेयर होल्डर्स ने। तो लिहाजा जो डायरेक्टर फैसले कर रहे होंगे, ज्यादातर किनकी फेवर में होंगे, बड़े शेयर होल्डर। आगे चले। When there is a majority shareholder, the interests of the shareholder might differ from those of the minority shareholders. हाँ जी, तो जो बड़े बड़े शेयर होल्डर होते हैं, इनके इंटरेस्ट डिफरेंट हो जाते हैं छोटे छोटे शेयर होल्डर से। आगे चलिए। Owning the remainder of the shares. ठीक है। In other words, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, ओइंग का मतलब होता है ऑनरशिप और मलकियत। ठीक है। जो माइनॉरिटी शेयर, मेजर शेयर किनके पास होते हैं, मेजॉरिटी शेयर होल्डर, बड़े शेयर होल्डर का। बाकी जो रिमेनिंग होते हैं वो फिर किनकी मलकियत में होते हैं, माइनॉरिटी शेयर होल्डर, छोटे छोटे शेयर होल्डर की मलकियत में होते हैं। हाँ जी, आगे। in other words, the majority shareholders and the minority shareholders might be different स्टेक होल्डर। तो देखो, हमने देखा था कि इंटरनल स्टेक होल्डर की कुछ एग्जांपल देखे थे, जिसमें ऑनर, डायरेक्टर्स या सीनियर मैनेजमेंट, जूनियर मैनेजर या एम्प्लॉयज, तीन कैटेगरी थी। फिर ऑनर के अंदर भी उसने दो टाइप फर्दर कर दी, शेयर होल्डर के अंदर भी उसने दो टाइप फर्दर कर दी। कौन से? मेजॉरिटी शेयर होल्डर और माइनॉरिटी शेयर होल्डर।
फिर इनके इंटरेस्ट भी उसने बता दिए कि डिफरेंट शेयर होल्डर का डिफरेंट इंटरेस्ट होता है। कुछ लोग प्रॉफिट्स में होते हैं, कुछ लोग प्रेस्टीज में होते हैं, कुछ लोग गुडविल में होते हैं, कुछ लोग शेयर प्राइस में होते हैं, कुछ लोग अपने बॉस आप बनना चाहते हैं। इंटरेस्ट भी बता दिया। फिर उसने ये भी बता दिया कि ये लोग कब बिजनेस के रिश्तेदार बनने की कोशिश करेंगे, कब ये टांगे अड़ाएंगे, थ्रेटेन होंगे, ये वाले 4 मामला होंगे तो ये टांगे अड़ाना शुरू कर देंगे। तो फिर मैनेजमेंट जो है उसको पता होना चाहिए कि इन सिचुएशंस के अंदर मैंने अपने ओनर्स को तसल्ली में रखना है, सेटिस्फाइड रखना है, मैनेज करके चलना है। अगर इन्होंने टांगे अड़ाना शुरू कर दी तो बिजनेस गया, बंद हो जाएगा। एक्चुअल प्रायोरिटी क्या है? बिजनेस चलता रहना चाहिए। क्लियर है? चीजें लॉजिकली एक्सप्लेन हो रही हैं, वोकैबुलरी सीख रहे हैं, इंग्लिश आ रही है, अंग्रेज बनते जा रही है। चले भाई छोटे से अंग्रेज। अगला स्टेक होल्डर आप है एम्प्लॉयज। अगले स्टेक होल्डर कौन है? एम्प्लॉयज। चले जी। Employees have a direct stake in the company in that they earn an income to support themselves along with other benefits, both monetary and non-monetary. मॉनेटरी बेनिफिट कहते हैं जो कैश की फॉर्म में मिल रहे होते हैं, मतलब सैलरीज, बोनस, और नॉन मॉनेटरी इन काइंड मिल रहे होते हैं, मतलब रहने की जगह, गाड़ी, घर, चौकीदार, इस तरह के लोग। ये नॉन मॉनेटरी फायदे होते हैं। और मॉनेटरी फायदे क्या होते हैं? सैलरीज होती है, बोनस होते हैं, कमीशन होते हैं, ओवर टाइम होते हैं, ये सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो एम्प्लॉयज को नॉर्मली कितनी तरह के बेनिफिट मिल रहे होते हैं? Both monetary. 2 तरह के, बहुत नहीं 2 तरह के। कौन कौन से? Monetary and मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। अंग्रेज। अच्छा जी आगे चलें। depending on the nature of the business, employees may also have a health and safety interest. For example, in the industries of transportation, mining, oil and gas construction. ओके, यहाँ तक उसने बताया कि देखो जो एम्प्लॉयज होते हैं उनका सबसे बड़ा स्टेक क्या होता है जो उनको बेनिफिट मिलता है, मतलब उनकी सैलरी, बोनस, मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जहाँ पे सेहत के मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे एटॉमिक पावर प्लांट्स होते हैं, जैसे कोल माइनिंग होती है, कोयला निकालना, कारों के अंदर, इसमें लाइफ को बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। तो वहाँ पे उनका ये इंटरेस्ट होता है कि उन्हें सैलरी मिल रही हो, उनके अपने लाइफ के इंटरेस्ट भी होते हैं कि यार हमारे लिए प्रॉपर लिबास होना चाहिए, प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट, ये ना हो कि भाई पैसे कमाने के चक्कर में बंदा जो है वो थोड़ा दे, ऐसी बात है ना। तो लिहाजा एम्प्लॉयज के स्टेक, प्राइमरी स्टेक कौन से उनके? मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट। सेकेंडरी स्टेक फिर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से उसमें। चलिए आगे चलें। Firms hire employees. Firms hire employees to conduct their business operations. हाँ जी, बिजनेस कौन कर रहे होते हैं? एम्प्लॉयज करते हैं। बिजनेसेस क्या करते हैं? एम्प्लॉयज को हायर करते हैं। फर्म जो होती है वो बिजनेस एम्प्लॉयज को हायर करते हैं जो उनके बिजनेस ऑपरेशंस चलाते हैं। हाँ जी। Some firms have only a few employees. Others, such as General Motors and IBM, may have more than 200,000 employees spread across the global, running their operations in different regions. हाँ जी, वो कहते हैं कि ज्यादातर छोटी छोटी कंपनीज के 40 एम्प्लॉयज होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 50, 100, और जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके एम्प्लॉयज लाखों में हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल दिए है कि जनाब IBM वगैरह के इनके एम्प्लॉयज लाखों में हैं और ग्लोब, मतलब पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, किसी एक लोकेलिटी के अंदर जस्ट नहीं है। तो दोनों तरह के लोग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। आगे चलें। Employees or human resource is one of the most important stakeholders of the business and can significantly affect the performance of the business. हाँ जी, वो कहते हैं जो एम्प्लॉयज होते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस चलाना है, बिजनेस लोगों के साथ ही चल रहा होता है, तो लिहाजा ये बड़े स्टेक होल्डर होते हैं और ये बिजनेस की परफॉर्मेंस को डायरेक्टली इफेक्ट करें। अगर ये काम नहीं करेंगे तो क्या कैसे रेवेन्यू या सेल्स या इनकम आएगी, ऐसी बात है। डायरेक्टली, सिग्निफिकेंटली, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सर ये IBM भी होता है? IBM कंपनी का नेम है बेटा। पुराने जमाने में आप क्योंकि न्यू जनरेशन है, आपको ये लैपटॉप, डेल और ये पता है। IBM अभी भी है, बड़े बड़े सर्वर्स बनाती है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, लेकिन क्योंकि वो कॉमन यूज़ के अंदर नहीं है तो आपको उनका नहीं आइडिया। लेकिन सबसे पहले ये जो कंप्यूटर्स वगैरह लैपटॉप्स थे वो IBM ने बनाना शुरू किए थे, उन्होंने ही बनाया था। IBM ने प्रोसेसर बनाए थे सारे, कोई कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी। आगे चलिए। Companies invest a great deal of time and commitment on the process of hiring good quality of human resource and then retain them by offering competitive benefits as incentives. हाँ जी, वो कहते हैं कि जो कंपनीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा और रिसोर्सेज लगाती हैं लोगों को हायर करने के लिए, फिर उनकी ट्रेनिंग करती है, उनकी डेवलपमेंट करते हैं ताकि वो उनके किसी तरह से कंपेटिटिव, मतलब जो क्वालिफाइड है, काम करने के अहल, एलिजिबल लोग जो है वो तैयार किए जा सके। हाँ जी। Employees also make the decisions to work for a company after careful thought as they are directly affected by the
business, its policies, and its success or failure. हाँ जी, वो कहते हैं कि एम्प्लॉयज होते हैं जब वो आते हैं किसी बिजनेस के अंदर तो वो भी प्रॉपर सोच समझ के आते हैं, ये देख के कि यार बिजनेस किस तरह का है, चलेगा नहीं चलेगा, मेरी जॉब किस तरह से होगी, कितने पैसे मिलेंगे, या मेरी ग्रोथ, मेरा कैरियर प्रोस्पेक्ट क्या है, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज क्या है वगैरह वगैरह, सारा कुछ देख के ही लोग जो है वो यहाँ पे आते हैं। आगे चलिए। Executive directors and senior managers. हाँ जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड Senior managers. सीनियर मैनेजमेंट, ये अगले स्टेक होल्डर, नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टेक होल्डर जी पढ़े। A board of directors might consist of executive directors and non-executive directors. हाँ जी, अब यहाँ पे रुक जाए। सबसे टॉप लेवल की जो मैनेजमेंट होती है उन लोगों को क्या कहते हैं? Executive directors. डायरेक्टर्स, उनको डायरेक्टर। अच्छा, ये भी नोट कर ले, जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं ना बेसिकली, ये मैं किसको उठा के गया ओके जी, जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में, वो तीन होते हैं। नंबर 1 स्ट्रेटेजिक लेवल मैनेजमेंट या टॉप लेवल मैनेजमेंट या डायरेक्टर्स भी कहते हैं। बेसिकली डायरेक्टर एक स्पेसिफिक नेम है जो एक स्पेसिफिक बिजनेस से रिलेवेंट होता है। वो आगे जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपको समझ आती जाएगी, अभी बताना आपको कंफ्यूज करना है, लेकिन बहरहाल उनको हम क्या कहते हैं? डायरेक्टर्स भी कहते हैं। दूसरा होता है हमारे पास अच्छा टैक्टिकल लेवल या मिडिल लेवल या मैनेजर्स। तीसरा होते हैं ऑपरेशनल लेवल या बॉटम लेवल या जूनियर मैनेजर और सुपरवाइजर। ठीक है, ये तीन लेवल ऑफ मैनेजमेंट के ग्रेड के नीचे क्या होते हैं? वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं। ठीक हो गया, तीन लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। सबसे टॉप पे कौन होते हैं? स्ट्रेटेजिक। सबसे पहले सबसे टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होते हैं? स्ट्रेटेजिक, जो कि क्या होते हैं? डायरेक्टर्स या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स या डायरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो लिहाजा ये तीन लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब जो डायरेक्टर्स होते हैं बेटा, इनकी दो टाइप है। एक होते हैं एग्जीक्यूटिव और दूसरे होते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव उन डायरेक्टर्स को कहते हैं जो कंपनी के फुल टाइम एम्प्लॉइज हैं, और जो नॉन एग्जीक्यूटिव होते हैं बेसिकली ये सर्विस प्रोवाइडर होते हैं एज अ कंसल्टेंट और कंसल्टेंट। इनको सैलरी नहीं मिलती, इनको इनकी सर्विस की फी मिल रही होती है, जबकि जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं उनको क्या मिल रही होती है? सैलरी मिल रही होती है प्रॉपर। अभी तक जो ये थ्योरेटिकल या टेक्निकली लैंग्वेज में ये समझ लें, कल हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे बेसिकली इनके अंदर फर्क होता क्या है एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के अंदर। समझ आ गई बात? नोट कर लें। हाँ जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड सीनियर मैनेजर्स। चले, आज के लिए इनफ है, यहीं पे टाइम अपन एंड होगी। अगली क्लास का मेरा टाइम है इंशाल्लाह। कल आपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वगैरह पढ़ के आना है एक बार, फिर कल आके दोबारा क्लास में इंशाल्लाह। ठीक होगी बच्चा? ये नॉन एग्जीक्यूटिव नीचे सर्विस प्रोवाइडर और क्या कहते हैं इसको यार, कंसल्टेंट है। साथ साथ लिख लीजिए करो मुझे, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और डॉक्टर्स में बड़ी मैचिंग होती है हमारी, तो लिहाजा उसी वक्त ही पता था, बाद में मुझे भी नहीं पता कि क्या लिख दिया है मैंने। ठीक हो गया मेरा बच्चा? कोई क्वेश्चन? चलो, अल्लाह ताला आप सबको अपने एग्जाम में